चलिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं उपयोजित लेखन की ओर। अब ध्यान दीजिए, टारगेट पब्लिकेशन ने ये दो किताबें आपके समक्ष रखी है। अब इसमें ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। वो सारी चीजें इसमें दी गई है कि अंकों का विभाजन कैसे होता है, अंक की प्राप्ति कैसे होती है। हर एक चीज का विधिवत ज्ञान इन किताबों के माध्यम से आप ले सकते हो। इसलिए इन किताबों का आप जरूर अध्ययन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। अब रचना विभाग की ओर बढ़ते हैं। मैं सरिता उपाध्याय आपको मैं बताना चाहती हूँ रचना विभाग में कैसे अंकों की प्राप्ति होती है और कैसे हम समय का नियोजन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रचना विभाग की ओर। हम बढ़ते हैं अपने राइटिंग स्किल की ओर। राइटिंग स्किल अर्थात हमारा पत्र लेखन। इसमें बेटा हमको पूरा अगर हम देखें तो हमारा जो उपयोजित लेखन है ये 26 अर्थात 26 अंकों का होता है। 26 अंकों की प्राप्ति करने के लिए हमें किस प्रकार मेहनत करनी है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको अच्छी तरह से पता है कि 5 अंकों में होता है। देखिए इसमें नियम है, आप देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप जब डेट डालते हो, डेट पर और प्रति लिखते हो, तारीख जैसा दिया है 21 मार्च 2022 ऐसे लिखोगे। प्रति नीचे दिया है, प्रति के बाद देखो बेटा कॉमा दिया है, कॉमा के बाद उसका पता दिया गया है। पता देने के बाद आप देख रहे हो पहली लाइन में कॉमा दिया है, सेकेंड लाइन में कॉमा दिया है, थर्ड लाइन में कॉमा दिया है, फोर्थ लाइन में पूर्ण विराम दिया है। बेटा जब आप विधिवत ऐसे लिखोगे तो आपको इन चीजों को लिखने के लिए पूरे 1 अंक की प्राप्ति होगी। अभी देखिए एक चीज और है, ईमेल आईडी। अगर समझ लीजिए आपको प्रति का ईमेल आईडी लिखना नहीं जम रहा है तो नहीं लिखोगे तो भी कोई दुविधा नहीं है, लेकिन लास्ट में प्रेषक का ईमेल लिखना अनिवार्य है, ये याद रखना। फिर आप बढ़ते विषय की ओर। विषय के बाद आप लिखते हो महोदय। जब आप विषय और महोदय लिखते हो ना बेटा तो इसके लिए आपको 1 अंक की प्राप्ति होती है, ये भी याद रखना। जब आप महोदय लिखते हो बेटा, महोदय के बाद नीचे हम लोग एक ना चार्ट बनाते हैं। चार्ट में हम लोग विधिवत पहले लिखते क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद में पुस्तकों की मांग, मतलब पुस्तकों की ना पुस्तकों का नाम। फिर आप क्या लिखोगे बच्चा, प्रतियां या मात्राएं। ये लिखने पर नीचे क्वांटिटी कितनी मात्रा में चाहिए ये मेंशन करना होता है। इसके बाद में जो आगे की रूपरेखा है आप जानते हो, पैरा बनाते हो, परिच्छेद बनाते हो, तो आपको ये बनाने पर यहाँ पर पूरे 2 अंकों की प्राप्ति होती है। पहले मैंने बताया 1 अंक, फिर बताया 1 अंक, फिर मैंने बताया 3 पैरा में जब एक्सप्लेन करते हो तो आपको 2 अंक की प्राप्ति होती है बेटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सीधा लास्ट में आता है बेटा जब कहते हैं ना आप क्या लिखते हो, आपका भवदीय या आप लिखते हो भवदीय। लड़के भवदीय लिखते हैं, लड़कियां लिखती है भवदीया, लिखकर कॉमा करते हैं। उसके बाद बेटा जो प्रश्न पत्रिका में नाम दिया होता है वो आपको लिखना है। आप अपना नाम भूलकर भी मत लिखना, 0 अंक मिलेगा बेटा। उसके पश्चात उसी के नीचे जो पत्र लिख रहा है उसे हम कहते हैं प्रेषक। वहां क्या करना है बेटा, जो पत्र में आपको दिया है पता, वो पता आपको उसी भवदिया के नीचे लिखना है। 3 लाइन से ज्यादा कभी भी आपको नहीं लिखना है पता। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपको दिया है विशाल भवन कॉमा ठाकुर नगर कॉमा, फिर लिखेंगे कल्याण पूर्व। इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको पता बढ़ाना चढ़ाना नहीं होता है। इतने में ही बच्चा इसका समापन होता है। फिर नीचे लिखते हैं ईमेल आईडी, हम नीचे लिखेंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में हमेशा एक बात मेरी याद रखो, ईमेल आईडी में पहला जो अल्फाबेट आप लिखते हो वो कभी भी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर में मेंशन करना है। छोटा लेटर कैपिटल में करोगे तो मार्क्स कटेगा, क्योंकि लास्ट में जब आप भवदीय लिखते हो, पता लिखते हो, ईमेल लिखते हो बच्चा, तो पूरे 1 अंक की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 5 अंक आपको इस तरह से दिए जाते हैं। समझे मेरी बात? तो 5 अंक पाना है तो 5 अंकों के लिए विधिवत आपको पत्र लिखना होता है, तब जाकर आपको 5 अंक की प्राप्ति होती है। एक चीज और बताना चाहूंगी, बहुत बच्चों के मन में ये दुविधा होती है कि हम लाइन छोड़कर लिखे या लाइन न छोड़कर लिखे। बेटा
दोनों के लिए अंक मिलते हैं। आप लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो, आप बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। दोनों के लिए बोर्ड आपको अंक अवश्य देगा, निश्चिंत रहिए। क्लियर बेटा? चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र की ओर। जैसे आपने देखा कि 5 मार्क में हम लोगों ने औपचारिक पत्र लिखा, वैसे ही अनौपचारिक के प्रति भी थोड़ी सी बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसे आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है कि वहां पर लिखा है 1 जनवरी 2020, वैसे ही हमको एग्जाम में लिखते समय यहाँ पर दिनांक शब्द का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी 2020 ऐसे मेंशन करना है, ऐसे लिखना है। और अगर आप समझिए, वहां पर देखिए कहा दोनों प्रकार से पत्र आते हैं। एक ना अभिनंदन पत्र आता है इसमें, और एक ऐसे रहते हैं जो नॉर्मल रहते हैं। इसमें क्या करना है, अगर आपको दोनों पता दिया गया है, मतलब जैसे भेजने वाले का भी पता दिया है और जो पत्र लिख रहा है उसका भी पता है और जिसे दे रहे हैं उसका भी पता है। अगर आप प्रति और प्रेषक दोनों का पता अगर आपको बेटा पत्र में प्रश्न में दिया गया है, तो आपको ये ध्यान देना है कि दोनों का पता लिखना है। जैसे आप हमेशा ऊपर प्रति में लिखते हो ना, वैसे सेम आपको दिनांक के बाद प्रति का एड्रेस वहां तब मेंशन करना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर नाम दिया रहता है वहां का, तो वहां के नाम से एक ईमेल तैयार करना है। और ईमेल हमेशा अल्फाबेट रहता है, स्मॉल लेटर रहता है, हिंदी में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से होगा। ये भी हमको ध्यान रखना। जब हम लोग बड़ों को पत्र लिखते हैं, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, औपचारिक पत्र में हम लोग महोदय महोदया लिखते हैं, तो यहाँ पर हम ये जो हमारा अनौपचारिक पत्र है, ये घरेलू पत्र होता है। घरेलू पत्र अर्थात हम अपने बड़े बुजुर्ग जैसे भाई बहन मित्र, इन्हें अपने घर जैसे समझकर इन्हें पत्र लिखते हैं। तो इसमें मैंने कहा, अगर आपको प्रश्न पत्र में अगर दोनों एड्रेस दिया है तो दोनों लिखना है, प्रति का भी लिखना है, प्रेषक का भी लिखना है। और अगर सिर्फ और सिर्फ नीचे प्रेषक का एड्रेस दिया है, दैट मीन फ्रॉम का पता दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रॉम का पता लिखना है। और ऊपर सिर्फ आपको दिनांक में चेक करना है। दिनांक लिखने के बाद ऊपर का पता नहीं है, तो सिर्फ हमको जो नाम दिया है उसका ईमेल तैयार करना होता है। सिर्फ दिनांक और नीचे ईमेल, इतना मेंशन करने के बाद हमको सीधा, जैसे अभी हम पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी लिख सकते हो। और अगर बड़े दादाजी है तो हम सादर चरण स्पर्श लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा, हमेशा याद रखो, सादर चरण स्पर्श लिखा कॉमा। अगर आपसे बड़े हैं तो नमस्ते लिख सकते हो, आपसे छोटे हैं प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऐसा लिख सकते हो। फिर आप अपने बाद में फर्स्ट परिच्छेद की शुरुआत करो। फर्स्ट परिच्छेद में हमेशा याद रखो, दैट मीन्स पहला पैरा, उसमें क्या करना, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। आपका इंट्रोडक्शन दोगे, अब जैसे हो सकता है कि आप अपने घर पर नहीं हो, आप कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हो, आप वहां से पत्र लिख रहे हो, तो अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो उनको। फिर बेटा जानकारी देने के बाद में आप दूसरे पैरा में जिस विषय पर आपको पत्र लिख रहे हो, अगर दोनों का पता दिया तो आपको विषय भी मेंशन किया रहता है उसमें। अगर विषय नहीं दिया है, मतलब मान लो अगर उसने आप लोगों को डायरेक्ट किया कि जन्मदिन के अवसर पर पत्र लिखना है, तब तो आप विषय नहीं लिखोगे, आप ऐसे ही लिख दो। क्योंकि अगर दोनों का पता है तो उसमें विषय भी मेंशन किया रहेगा, तब आपको लिखना रहता है। अन्यथा यहाँ पर हम अनौपचारिक में विषय भी मेंशन नहीं करते हैं बेटा। दोनों का एड्रेस साथ तो ही आप विषय मेंशन करोगे, अन्यथा नहीं। तो सेकंड पैरा मैंने क्या कहा, अब आप जो विषय लिख रहे हो उसके बारे में जानकारी दे देना। सेकंड परिचय बनाओगे ना, तो उसमें सेकंड परिचय में पूरी जानकारी आप किस उद्देश्य से लिख रहे हैं वो आपको वहां पर लिखना है। जैसे आपके दादाजी का जन्मदिन था, आप नहीं पहुंच पाए, किस कारण से नहीं पहुंच पाए, आप चाहते हो कि दादाजी धूमधाम से जन्मदिन मनाए और अपने फोटोज आपको भेजे, वो सारी बातें ये घरेलू पत्र है तो आप लिख सकते हो। फिर हम आते हैं बेटा तीसरे पैरा की तरफ। तीसरे परिच्छेद में हम क्या करेंगे, आप ये लिखोगे, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे और आप अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, होप सो, आशा करता हूँ, तो ऐसे करते बेटा वो वहां पर एंड कर दिया जाता है। इसके बाद में इसमें धन्यवाद नहीं होता है, सीधा यहाँ पर नीचे जैसे हम लिखते हैं औपचारिक में भवदीय लिखते हैं या भवदिया लड़कियां लिखती है, तो यहाँ पर हमको ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, न भवदीय न भवदिया। अगर आप उनके पोते हो तो आप क्या लिखोगे, आपका पोता, ठीक है। और अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका बेटा, कॉमा, उसके नीचे आप अपना
नाम लिख दोगे। नाम लिखने के पश्चात उसी के नीचे सामने आपको स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिया है कि वहाँ नीचे पता लिखा है, वैसे ही आपको 3 लाइनों में ही पता लिखना है, उससे ज्यादा पता नहीं होना चाहिए बेटा। और ऊपर जैसे पता लिखते हो 2 जगह कॉमा, जहाँ कल्याण डोंबिवली आता है वहां पर पूर्ण विराम और फिर नीचे उसका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमेशा मैंने कहा है स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये याद रखिए। फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ कि जो अनौपचारिक पत्र में अगर दोनों का पता दिया होता है बच्चा, तो दोनों का पता हमको लिखना होता है, मतलब प्रति का भी पता लिखना होगा तब प्रेषक का भी। अगर नहीं दिया है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेषक का पता लिखना होता है। जैसे स्क्रीन पर आपको पत्र दिख रहा है ऐसे ही आपको लिखना होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर दोनों का पता नहीं दिया है और दोनों का पता दिया है तो सिर्फ ऊपर भी पता लिख देना है और नीचे भी पता लिखना है, लेटर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं गद्य आकलन की ओर। गद्य आकलन आपको परीक्षा में 4 अंकों का आता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो बेटा। अब ये 4 अंकों के प्रश्न जब हम आते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे आप जब परिच्छेद वहाँ पे दिया है, पहले उसको 2 मिनट अच्छे से पढ़ लो बेटा। पढ़ने के बाद उसमें से हमें मात्र 4 प्रश्न ही बनाने होते हैं। लेकिन इन 4 प्रश्नों को जब हम बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रश्न बनाते समय कहा जाता है कि प्रश्नरूपी शब्द जो होता है वो प्रश्नरूपी शब्द हमेशा वाक्य के बीच में आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर आपसे ना जमे तो आप प्रश्न की शुरुआत में भी कर सकते, उसमें कोई दुविधा नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं वह कैसा इंसान है, ये एक प्रश्न, वह कैसा इंसान है। इसको ऐसे भी लिखते हो जैसे कैसा इंसान वह था, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ये कोशिश करते हो कि वह इंसान कैसा है तो ये ज्यादा उचित होता है। वैसे आप दोनों के लिए आपको अंक मिलेंगे, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, परिच्छेद को पढ़ के शीर्षक लिखते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको बनाने वो नहीं है, क्योंकि इसको अंक नहीं दिया जाएगा बेटा। बाकी आप परिच्छेद से संबंधित वो जो भी प्रश्न बनाओगे उसे आपको अंक देंगे और हर प्रश्न को एक एक अंक मिलेगा। ये भी याद रखना है कि वाक्य में प्रश्न रूपी शब्द का उपस्थित होना अनिवार्य है और अंत में प्रश्न चिन्ह का लगा होना अनिवार्य। जैसे आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाक्य में प्रश्न चिन्ह भी है और प्रश्न शब्द भी है। ऐसे ही आपको निर्माण करना है। 4 के लिए 4 मिलेंगे, आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी बना सकते हो अतिरिक्त के लिए, लेकिन आप ये निश्चित रहिए, यहाँ पे तर्क मत करिए कि आपने वो ढंग 4 प्रश्न बनाने के लिए और आपने 8 बना दिया और आपके अगर समझ लीजिए ऊपर के 4 सही नहीं होंगे तो उसमें से आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो पर प्रश्न के 4 अंक के आप सहभागी बनो। अब हमारी बारी आती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग तो अंग्रेजी में कहते हैं, पर इसे हम हिंदी में कहते हैं वृत्तांत लेखन। ये वृत्तांत लेखन जो होता है वो कहानी लेखन के साथ चलता है, ऑप्शन में अथवा करके। तो हम पहले वृत्तांत की ओर ध्यान देते हैं। अब वृत्तांत लेखन की जब बारी आती है तो इसमें सबसे पहली भूमिका होती है कि पहले जो भी आपको विषय दिया गया है उस विषय का नाम पहले लिखना है। जैसे देख सकते हो आप स्क्रीन पे, बालिका दिवस मनाया गया। ठीक है, बालिका दिवस मनाया गया। अगर आपने सिर्फ वहां पर प्रश्न नंबर बराबर डाला है और उसके बाद सिर्फ बालिका दिवस मनाया गया लिखा है और उसके नीचे आपने कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा लिखा है तो ये भी राइट है। अगर आपने कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा न लिखा, सिर्फ बालिका दिवस मनाया गया ये लिखा है तो भी आपको अंक मिलेगा, कोई समस्या नहीं है। इसमें बेटा 3 परिच्छेद बनाना है। जो पहला परिच्छेद होता है, मतलब पहला पैरा होता है, उसमें आपको क्या ध्यान देना है, उसमें लिखते समय समय का वर्णन जरूरी है। मतलब वो कार्यक्रम कितने बजे शुरू हुआ। फिर स्थान, स्थान अर्थात जैसे स्कूल में मनाया जाता है, विद्यालय में मनाया जाता है, तो विद्यालय का प्रांगण, आपके स्कूल का नाम और दिनांक अर्थात किस दिन वह कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका वर्णन। ये सारे वर्णन हमको प्रथम परिच्छेद में करना होता है। और इसी के साथ और क्या लिखना है मैं वो भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ। इत्यादि का अर्थ क्या होता है? इत्यादि का अर्थ ये है
कि कार्यक्रम के समय कहते ना अतिथि के रूप में आया, जिसे आप चीफ गेस्ट बोलते हो, कौन आया, उसका वर्णन, उसका नाम, और आने पर आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी ने उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल अर्थात नारियल देकर उनका स्वागत किया। और तत्पश्चात सरस्वती वंदना, गणपति पूजन आदि का वर्णन प्रथम परिच्छेद में करना अनिवार्य है। जो दूसरा पैरा स्टार्ट करते अर्थात परिच्छेद स्टार्ट करते, उसमें पूरा जो कार्यक्रम बालिका दिवस पर मनाया गया उसका पूर्ण डिटेल आपको देना है। जैसे बालिका दिवस पर आपने कोई कार्यक्रम आयोजित किया होगा, नृत्य कार्यक्रम होगा, गायन होगा, भाषण होगा, वो कैसे कैसे आपने मंच पर अर्थात स्टेज पर आपने व्यक्त किया, वो सारी चीजें, भूमिका कैसे निभाई, वो एक एक चीज आपको उसमें बेटा लिखनी होती है। और इसी के साथ साथ जब कार्यक्रम का हम समापन करते हैं, मतलब आप दी एंड पे आते हो, तो उस समय एक बात याद रखनी है कि इसमें दी एंड के समय, अंत के समय में आपको कार्यक्रम का समापन जन गण मन के द्वारा, या बहुत सारे बच्चे वंदे मातरम के द्वारा करते हैं। और समय मतलब अगर कार्यक्रम 11 बजे शुरू किया गया है तो कार्यक्रम का अंत बेटा 3 घंटे में ही होना चाहिए। 11 बजे शुरू हुआ तो ये 2 बजे अंत होना अनिवार्य है। ये पूर्ण भूमिका इस वृत्तांत में अर्थात रिपोर्ट में होनी चाहिए। और ये वृत्तांत कम से कम 20 से 25 लाइन में होना चाहिए। अगर आप परिच्छेद के बीच में अगर मुहावरा, कहावत लिख सकते हैं तो आप बेटा बीच बीच में लिखते जाइए और उसको अंडरलाइन, इन्वर्टेड कॉमा करते जाइए, क्योंकि इससे एक रोचक शैली पैदा होती है। रोचक शैली अर्थात एक आकर्षण पैदा होता है और उसी आकर्षण के बल पर आपको अंक की प्राप्ति होती है। तो अगर आपने इस तरह से वृत्तांत को प्रेजेंट किया तो बेटा कम से कम 4 से 4.5 मार्क्स मिलते हैं। तो लेकिन लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अभी इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। जो कहानी लेखन होता है ये पूरा बेटा 5 अंक का होता है। कहानी में जो मुख्य चीजें होती हैं वो पहले याद रखिए। कहानी में सबसे पहली चीज है शीर्षक, दैट मीन्स टाइटल ऑफ द स्टोरी। इससे जब आप लिखते हो बेटा तो आपको इसके लिए पूरे 1 अंक प्राप्त होते हैं। जैसे अभी दिया है व्यापारी और उनके 2 बैल, दिया ना, व्यापारी और उनके 2 बैल, ये शीर्षक है, टाइटल है। इस मात्र इतना लिखने पर आपको पूरे 1 अंक की प्राप्ति होगी बेटा। फिर इसी के साथ में आगे आप देख रहे हैं कहानी परिच्छेद बनाया गया। परिच्छेद अर्थात आपकी भाषा में पैरा। आप इस पर एक बात ध्यान दीजिए कि कभी भी बहुत से बच्चों की क्या आदत होती है कि परिच्छेद, एक पहला परिच्छेद बड़ा बनाते हैं, तो अगर उसने पहला परिच्छेद बड़ा बनाया ना तो वो दूसरा भी बड़ा बनाए, क्योंकि कहानी लेखन ज्यादा से ज्यादा आपको 80 से 100 शब्द के में लिखना है। इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। कोई आपका शब्द गिनने नहीं बैठने वाला है, लेकिन आपको अंदाजा लगाना है। ज्यादा लिखने पे अंक कटने शुरू हो जाते हैं। सीमित मतलब एक मर्यादा होनी चाहिए शब्दों की। मर्यादा के बाहर जाओगे अंक की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने एक चीज बताई 2 परिच्छेद। दूसरी चीज है कुछ बच्चे छोटे छोटा पैरा बनाते, छोटे छोटे परिच्छेद लिखते हैं। तो जब आप छोटे परिच्छेद लिखते हो ना बेटा तो उसके लिए 4 परिच्छेद बनाना अनिवार्य है। 4 परिच्छेद अनिवार्य मतलब अनिवार्य है। और उसमें विधिवत जो मुद्दे दिए गए हैं आपके, उन मुद्दों के अनुसार स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक जगह बदलती है अंत में, जो लास्ट मोमेंट होता है उस लास्ट में, अंतिम समय में आपको अपने विचारों के अनुसार बच्चा उस कहानी का अंत करना होता है। ये बात मेरी याद रखना। उसमें बदलाव आ सकता है। ये अंतर इसीलिए दिया गया है कि हर बच्चा अपने विचार इसमें लिखे, तो वहां पर आप समय अनुसार ध्यान रखते हुए अपने अनुसार परिवर्तन लाइए बेटा। उसके लिए आपको अंक अवश्य मिलेंगे। तीसरी चीज इसमें मैं बताना चाहूंगी, सामने आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि इसमें जगह जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हर जगह विराम चिन्हों का इसमें बहुत महत्व होता है।
जगह जगह पर विराम चिन्ह अनिवार्य है। और साथ ही साथ बेटा, इसमें अगर आपने पहले पैरा में एक आध मुहावरा आपको आता है जो आपके परिच्छेद को मैच हो रहा है, पैरा को जच रहा है, बस वहां पे लिख दीजिए। अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा करते हुए इसको स्पष्ट कर दीजिए। सबसे बेस्ट, बहुत अच्छा। दूसरे परिच्छेद में भी अगर आपको जमता है तो लिखिए, कोई सुवचन लिख दीजिए, थॉट्स लिख दीजिए, इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलते हैं। जब आप तीसरा पैरा बनाते हो, परिच्छेद बनाते हो बेटा, तो उस तीसरे परिच्छेद में आप कहावत के 2 बोल लिख दीजिए। अगर ऐसे आप लिखते हो, इन और अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा करते चलते हो, तो इसके रोचक शैली के लिए आपको अधिक अंकों की प्राप्ति होती है। इसलिए ये बात मेरी अच्छी तरह से याद रखिए। फिर इसके पश्चात अंत में बेटा आता है सीख। सीख के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। शीर्षक के लिए मैंने बताया 1 अंक। जो आपने 3 या 4 या 2 परिच्छेद में आपने कहानी को स्पष्ट किया, उसके लिए आपको 3 अंकों की प्राप्ति होगी। और अंत में जो आप सीख लिख रहे हो, उस सीख के लिए आपको 1 अंक की प्राप्ति होती है बेटा। तो याद रखिए कि इन 5 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको नियमों के अनुसार चलना है। नियम अगर है तो अंक मिलेगा, नियम नहीं है तो अंक कटेगा। ये नियम आपको याद रखने हैं बेटा। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है, कहानी में अंक लेना आसान होता है। वृत्तांत की तुलना में कहानी लेखन में ज्यादा अंक की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे मतानुसार यदि आप मुद्दों पर आधारित कहानी को लिखते हो, अंक ज्यादा मिलेंगे, 4.5, 4.5 मार्क्स भी मिल सकता है। तो अगर आपको उचित लगे तो आप उसे जरूर लिखिए। ठीक है बेटा। देखिए, मैंने सारी चीजें जो बताई, कहानी तो भूतकालिक होती है, मतलब बीते हुए कल की होती है। मानती हूँ बेटा कि कहानी भूतकालिक होती है, लेकिन ये याद रखना, कहानी में जब एक पात्र, एक चरित्र, एक कैरेक्टर जब उसका वर्णन करता है, तो उस समय वो कहानी लिखते समय प्रेजेंट में भी आ जाती है। आप अपनी किताब को उठाकर देखिए, कहानी शुरू हुई थी बीते कल से और लिखते लिखते वो प्रेजेंट में आ जाती है, अर्थात वर्तमान में आ जाती है। तो याद रखना, इसमें कोई भी दुविधा नहीं, कोई अड़चन नहीं है। आप लिखिए, आपको अंक की प्राप्ति अवश्य होगी। मात्र शीर्षक, सीख और मुद्दों के अनुसार वर्णन अनिवार्य है। 4.5 अंक की प्राप्ति जरूर होगी। क्लियर बच्चा। अब हम बढ़ते हैं कहां पर, विज्ञापन की ओर। विज्ञापन अर्थात आपकी भाषा में एडवर्टाइजमेंट, इसके भी अपने बेटा नियम है। ये 5 अंकों का होता है। अब इस 5 अंकों की प्राप्ति आप कैसे करोगे, इसके लिए भी विधिवत अंक डिवाइड किए गए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सुरक्षा रक्षक वहां पे लिखा है, सुरक्षा रक्षक, और उसके बाद में उस सुरक्षा रक्षक के बाद खास बात लिखिए, विशेष बात लिखिए। देख सकते हो आप वहां पे लिखा है सुरक्षा रक्षक और खास बात लिखिए। जब आप ये 2 चीजें मेंशन करते हो बेटा, तो इसके लिए आपको 1 अंक की प्राप्ति होती है। याद रखिए, 1 अंक। फिर उसके बाद आप देख रहे हो शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, कालावधि, संपर्क, सारी चीजें दी, एक के बाद दी गई है बेटा। ये जब चीजें आप वहां पर मेंशन करते हो, लिखते हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको 2 अंक की प्राप्ति होती है। कितने अंकों की प्राप्ति होती है, 2। पहले मैंने कहा 1 अंक, फिर मैंने कहा 2 अंक। फिर जब आप नीचे अधिक जानकारी हेतु ऐसा लिखते हैं ना, अधिक, स्टार मार्क करना चाहिए हमेशा। देखिए, जैसे वहां पे लिखा है शैक्षिक योग्यता, उसके आगे आप स्टार मार्क करिए। फिर आयु सीमा, स्टार मार्क कीजिए। फिर आपको लिखा है कालावधि, तो कालावधि के आगे स्टार मार्क कीजिए। फिर लिखा है संपर्क, तो संपर्क के आगे आप स्टार मार्क कीजिए। ऐसे स्टार मार्क करते हुए बराबर जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको लिखते जाना है। ये सही तरीका है। इसी तरह से आपको लिखते हुए बेटा आगे बढ़ना होता है। जब ये विधिवत लिखा है तो आपको 2 अंक की प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद में आप एक अलग से वहां पे स्टार मार्क करते हुए एक लिखिए अधिक जानकारी हेतु नीचे संपर्क करें। नीचे संपर्क करने का मतलब क्या होता है बेटा, पता, ईमेल आईडी और दूरभाष यंत्र या मोबाइल नंबर, ये आपको मेंशन करना है। फिर उसमें आप पता भी कैसे लिखोगे, 3 लाइनों में। हमेशा याद रखो कैसे लिखना है पता, 3 लाइन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था,
आप लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए पता में विशाल भवन। फिर दूसरी लाइन में आप लिखोगे बेटा ठाकुर नगर, विशाल भवन कॉमा ठाकुर नगर कॉमा। फिर उसके बाद उसके नीचे आप लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, जैसे कल्याण पूर्व या थाना, ऐसे करके पूर्ण विराम। जब थाना कल्याण डोंबिवली ठाकुरली आता है तो उसके आगे पूर्ण विराम लग जाता है और उसके पहले कॉमा कॉमा चलता है, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद दूरभाष यंत्र या दूरध्वनि क्रमांक, ये भी आप लिख सकते हो, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ये लिखने के लिए पूरा आपको यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे, अर्थात पूरा ऊपर के लिए मैंने कहा सुरक्षा रक्षक खास बात 1 अंक, विशेषताएं आपने या योग्यताएं मेंशन की है उसके लिए आपको 2 अंक। फिर जब आपने नीचे उसके बारे में अधिक जानकारी दिया है तो 2 अंक, कुल मिला के कितने हो गए, 5 अंक। अब हम बढ़ते हैं निबंध की ओर। पहली बात हमेशा याद रखो कि निबंध 7 अंकों का होता है। 7 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपकी भाषा आकर्षण से भरपूर होनी चाहिए, अर्थात जो भी शब्दों का आप चयन करो, सिलेक्शन करो, ऐसा करो कि सामने वाला पढ़ते ही आपको अंक देने की इच्छा रखे, ऐसे शब्दों का गठन करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज देखो, सबसे उत्तम चीज है, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, आप देखते हो ऊपर लिखा है पुस्तक की आत्मकथा, बच्चे यही नहीं लिखते हैं, पुस्तक की आत्मकथा नहीं लिखते, क्वेश्चन नंबर डालते हैं और आत्मकथा पुस्तक की लिखना भूल जाते हैं। नियम के अनुसार अगर आपने नहीं लिखा तो पूरे निबंध को 0 अंकों की प्राप्ति होती है। तो ये भूल आप कतई न करें, पहले नाम लिखे। फिर इसके बाद देखो बेटा, जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध में हमेशा याद रखना, जो आप समझे एक पेज पे आप 2 पैरा बना लो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप 2 पैरा बनाते हो या आप 3 परिच्छेद बनाते हो, आप पर सब कुछ निर्भर है। पर लिखते समय निबंध के बीच में कविताओं का, मुहावरों का, कहावतों का, सुवचन थॉट्स का बीच बीच में प्रयोग करते चलो और विराम चिन्हों के साथ, क्योंकि विराम चिन्ह जो होता है ना वो किसी भी एक मतलब दिखने पे एक आकर्षण पैदा करता है और वही अंक की प्राप्ति करा देता है। और देखो, ये तो हमने परिच्छेद की बात की भी, बीच बीच में हमें कैसे लिखना है, इसी के साथ इसमें कविताओं का प्रयोग करो, दोहों का प्रयोग करो, जो आपके निबंध में जान ला देगा। जैसे आप अगर सबसे पहले किसी कवि के बोल या कवि के दोहे लिख दो, कवि के बोल दोहे लिखा, उसी को आप एक्सप्लेन करते चलो, स्पष्ट करते चलो, फिर आपको याद आता है तो फिर आप किसी कविता के बोल या बीच में कोई सुवचन थॉट ऐसे बीच में लिखो और बीच में लिख के उसको एक्सप्लेन करो, स्पष्ट करो। आप स्पष्ट करते हुए आगे ऐसे बढ़ते चले जाओ, या बीच में जो परिच्छेद आप लिख रहे हो उसमें मुहावरा या कहावत बीच बीच में लिखिए, पर अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप अंडरलाइन चाहे पेन से कीजिए चाहे आप पेंसिल से कीजिए, कोई समस्या नहीं है। हर जगह आप पेन से भी करोगे बेटा तो चलेगा, हर अंक मिलेगा, लेकिन विधिवत लिखना आना चाहिए। और निबंध का अर्थ होता है निबंध, अर्थात बंधन नहीं होता, इसमें कोई मर्यादा नहीं है, तो आप जितना चाहे उतना कविता का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी चीज, निबंध कम से कम 2 पेज में तो लिखिए, कम से कम मैंने कहा 2 पेज, आपकी इच्छा हो तो आप तीसरा पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी ज्यादा जरूरी है, करें तो ठीक। और जब निबंध का आप अंत करते हो तो एक रोचक शैली पैदा करो, मतलब अंत जब भी करो ना तो एक चीज याद रखना कि ओवरऑल जैसे आपने स्टार्ट से लेके अंत तक आपने जो भी लिखा है उससे आपको क्या एक चीज सीखने मिली, वो क्या आपको सीख दे रही है, वो अंत में आप उसका एक रूपरेखा अवश्य 3 से 4 लाइन में लिखिए, क्योंकि ये लिखना अनिवार्य है, ये निबंध की पहचान है। तो बिना इनके निबंध आप मुहावरों, कहावतों या दोहों या कविताओं के बिना यदि आप निबंध लिखते हो तो इसमें मार्क्स नहीं मिलता है, अंक चाहिए, तो इनका सही जगह पर
चयन करिए अर्थात सिलेक्शन कीजिए, सही जगह सही शब्दों का गठन करते हुए पूर्ण निबंध की रूपरेखा तैयार कीजिए, तब आपको अंक की प्राप्ति होगी बेटा। ये 7 मार्क का अंक है। जैसा मैंने आप 7 अंक का है, जैसा मैंने कहा अगर आप वैसा लिखते चलते हो विधिवत एक-एक स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक, तो आपको इसके लिए 7 तो नहीं मिलेंगे बेटा, लेकिन 6 अंक ज़रूर मिल सकता है। तो ये 6 अंक चाहिए तो मेहनत करना भी ज़रूरी है। इसमें मैं आपको समय बताती हूँ। पत्र लेखन लिखने के लिए बच्चा आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लीजिए। चाहिए तो घर पे 15 मिनट लगाकर अभ्यास कीजिए। देखिए एक बार नहीं होगा बच्चा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार ज़रूर होगा। अध्ययन तो कीजिए, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, अर्थात प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इसका अभ्यास तो कीजिए बच्चा, नहीं हुआ तो कहिए फिर। वैसे ही गद्य आकलन जब आता है, ये 4 अंक का होता है। इसे आप मैं सच बोलूँ ना, ये 5 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ 10 मिनट ले लीजिए आप अपनी सुविधा अनुसार। 15 और 10 मिलाकर 25 मिनट। फिर आप आ जाइए वृत्तांत लेखन या कहानी। इसमें दोनों में बेटा आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। तो कहानी लेखन के लिए आप मान लो 20 मिनट पकड़ लीजिए। चलिए पहले हमारा 25 मिनट हुआ, फिर हमने 20 मिनट लिया, अपना 45 मिनट हो गया बेटा। 45 मिनट के बाद हम लोग बढ़ते विज्ञापन की ओर। चलिए आप विज्ञापन के लिए भी बेटा 15 मिनट ले लीजिए। पहले हमारा 45 तो अभी 60, 1 आवर हो गया हमारा, राइट बच्चा। इसके बाद हम बढ़ते हैं निबंध की तरफ। निबंध के लिए चलो आप 20 मिनट ले लीजिए। 20 मिनट तो 1 आवर एंड 20 मिनट। 1 आवर एंड 20 मिनट आप लोगों का, पहले मैंने कहा 1 आवर एंड 30 मिनट गद्य पद्य पूरक के लिए। क्या कहा था? गद्य पद्य और पूरक के लिए 1 आवर एंड 30 मिनट। और राइटिंग स्किल रचना विभाग और व्याकरण के लिए 1 आवर एंड 20 मिनट ले लीजिए। कुल मिलाकर आप लोग देखिए 10 मिनट बचता है। ये 10 मिनट में आप अपने पेपर को देखिए, पूरा चेक कीजिए कि कैसे आपको लिखना है, मतलब कहाँ मिस्टेक हो गई है, कहाँ गलत हो गया है, वो ध्यान दीजिए और ध्यान देकर अपनी गलती सुधार लीजिए। एक मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया, आपको बताया कि कौन सा प्रश्न कितने समय में लिखना है, ये भी आपको बता कर दिया। तो अगर हम कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। पर उससे पहले एक बात जरूर कहूंगी कि आप लोग टारगेट पब्लिकेशन के जितनी भी बुक्स हैं, आप भी जैसे हिंदी विषय की बुक लीजिए और इसको पढ़िए। इसमें हर एक चीज विधिवत लिखी गई है। इसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पे ढूंढिए, आपको हर एक चीज मिलेगी। अगर आपको कोई मन में शंका है, डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप उसके लिए भी वेबसाइट पे जाकर संपर्क कर सकते हैं और आपको उसके लिए अच्छा यहाँ से मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो उसके लिए भी आप ध्यान दीजिए। मेरी तरफ से धन्यवाद।